चलो अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं इससे 2-3। ओके चलो, इसमें ये टॉपिक्स हैं। पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेट लॉ पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉस पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर के काइनेटिक्स वगैरह, फिर कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके चलो, केमिकल काइनेटिक्स हमको पता है 3 तरह के रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन वेरी फास्ट होती है बेस्ड ऑन स्पीड, एक रिएक्शन वेरी स्लो होती है, एक रिएक्शन होती है मॉडरेट, और इसको भी एक वेरी स्लो होती है, एक मॉडरेट होती है, फिर वेरी स्लो। और हम लोग को यही रिएक्शंस पढ़नी है, मॉडरेट या फिर वेरी स्लो। ओके, 2 तरह की रिएक्शन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिसमें एक स्टेप हो, एक स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक ही स्टेप में फॉर्म हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें कोई मैकेनिज़्म की नीड नहीं होती है, इसमें कोई बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। सेम वेदर एज इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसमें आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता, आर से फिर क्यू बनेगा, फिर क्यू से एस बनेगा, फिर एस से मान लो पी बनेगा। तो इसमें इंटरमीडिएट्स भी बीच बीच के फॉर्म हो रहे हैं, तब जाके एंड में अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म्स होते हैं और इसमें मैकेनिज़्म की नीड होती है। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया? एलिमेंट्री इज़ 1 स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या होता है? इट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। बस यही होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ब्रैकेट में याद करो, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, विच इज़ मोल और फिर लीटर इनवर्स और डिवाइड बाय टाइम सेकेंड। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मे भी अपन को याद है ना अपनी मसल में, अपन की मेमोरी में थोड़ा थोड़ा, कि हम लोग ऐसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कंसंट्रेशन को, राइट। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लो यहाँ पे Na लिख दिया, Na प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे Na प्लस की कंसंट्रेशन को रेफर किया जा रहा है, विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na डिवाइड बाय वॉल्यूम। नहीं मैं एकदम बढ़िया, ना ना मुझे रख दे, हम खाते रहेंगे मुँह। मैं भर दूंगा, ये रख दीजिए ना मुँह। अरे लेट कर दोगे तुम लोग, तुम खाओ एक मुट्ठी। तो कंसंट्रेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है बेबी, और कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हमने पढ़ा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू टाइम। तो यूनिट क्या हो गई? मोल्स, वॉल्यूम के लिए यूनिट लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट बेबी। ये फॉर्मूला समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया और यूनिट समझ में आ गई। चलो, ये सारे फालतू, ये सारे फालतू। अब मुझे बस एक चीज़ समझानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है, ए बी मिलके सी डी बना रहा है। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, तो व्हाट विल हैपन इज, जो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ, अबे यार, व्हाट विल हैपन इज कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन, इरेजर भी छोटा करना पड़ेगा, छोटा, हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज़ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ टाइम थोड़ी ना होगा, चेंज इन टाइम, राइट। यहाँ पे माइनस क्यों बताता हूँ मैं, और यहाँ पे दूसरे डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम बी का लिखा है इसी चीज़ तरह से,
तो माइनस बी अपॉन बी का स्टोइकियोमेट्री अपॉन डी टी, राइट। सी का लिखें तो सी अपॉन स्मॉल सी डी टी इज इक्वल टू डी का लिखें तो आ गया स्मॉल डी डी टी। ऐसे लिखेंगे मे बी, ऐसे लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय टाइम, इट्स स्टोइकियोमेट्री। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय इट्स टाइम, चेंज इन बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय इट्स टाइम, ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस, याद करो बेबी, याद करो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, मसल में ऐसे कुछ याद आ रहा है मेमोरी में। व्हाट हैपन्स इज, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर हो रहा है और अपीयर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ए बी डिसअपीयर हो रहा है, तो इनका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा। और सी डी अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो इनका रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा। तो व्हाट हैपन्स इज रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे इसका होगा, माइनस ए, सेम होगा वही, चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम, माइनस ए अपॉन डी टी। और देखो जब भी हम लोग रिएक्टेंट का लिखते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखते हैं, तो रिएक्टेंट का नेगेटिव में लिखते हैं, और जब प्रोडक्ट का लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। और क्या होगा, माइनस बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब इसमें बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट ऑफ इन दोनों का डिसअपीयरेंस हो गया, इन दोनों का, और रेट ऑफ अपीयरेंस इन दोनों का, इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, बहुत सारा सिमिलरिटी है, बस एक चीज़ डिफरेंस दिख रहा है ना, स्टोइकियोमेट्री की, स्टोइकियोमेट्री की। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है बेबी, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टोइकियोमेट्री का डिफरेंस दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री का डिफरेंस दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री का डिफरेंस दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री का डिफरेंस दिख रहा है। तो व्हाट हैपेंस इज, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री आती है, लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे होते हैं तो स्टोइकियोमेट्री नहीं आती है। समझ में आया, समझ में आया बेबी, समझ में आया बेबी। एक बार पूरा फिर से लिख दूँ मैं अच्छे से, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। चलो, जैसे ये इक्वेशन थी हमारी, इसको भी अच्छे से लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्लू से लिखते, पर्पल से लिखते हैं, ब्राउन से, ग्रीन से लिखता हूँ। यहाँ पे ए था, ए रिएक्ट कर रहा है बी से और फॉर्म कर रहा है सी को और डी को, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का नेगेटिव, और रेट ऑफ रिएक्शन में आती है स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री यूज़ होती है, ठीक है। और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री is equal to change in concentration of C, change in concentration of C divided by stoichiometry and change in time is equal to change in concentration of D divided by stoichiometry and change in time, ठीक है। अब अगर हम इसी फॉर्मूला को, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के टर्म में लिखते तो कैसे लिख देंगे, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू इतना पार्ट, इतना पार्ट जो है ये इसका रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इतना पार्ट जो है ये इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इतना पार्ट जो है ये इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, इतना पार्ट जो है ये इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री, राइट बेबी, ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी divided by its stoichiometry and rate of disappearance of C divided by its stoichiometry and rate of appearance C is the product, no, rate of appearance of C divided by its stoichiometry
एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, यह कर दिया मैंने, हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्री। समझ में आया बेबी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में डिफरेंस समझ में आया, कैसे रिलेट करना है, कैसे निकालना है, समझ में आया बेबी? मतलब डेफिनेशन समझ में आ गई ना बेबी? इसमें नो स्टोइकियोमेट्री, अच्छा इसमें क्या, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ही तो लिखा है हमने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में नो स्टोइकियोमेट्री। समझ में आया बेबी कैसे लिखना है, कैसे करना है? अब हम बाकी जो होगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से समझ लेंगे, बट इतना समझ में आ गया ना, राइट? चलो अब एक सेकंड रुक जाओ, बहुत हल्ला हो रहा है। तो हमने ये रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस का कंसेप्ट पढ़ लिया, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ सी पूछ रहा है, इफ़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फॉर द रिएक्शन इतना इतना इज गिवन बाय इतना, ये रिएक्शन दी हुई है टू सी, ठीक है? रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हम लोग को बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रिएक्टेंट है तो ऑफ बी निकालना है, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना है बिकॉज ये प्रोडक्ट है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम लोग पहले हम पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, आर ए, रेट ऑफ पूरा लिखता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय 1 स्टोइकियोमेट्री is equal to rate of disappearance of B divided by 1 stoichiometry is equal to rate of appearance of C divided by stoichiometry। हम लोग को निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये गिवन है। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -2। तो पहले अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो ये तो इक्वल इक्वल एकदम, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दोनों यही आएगा, राइट? यूनिट क्या है, मोल, रेट ऑफ रिएक्शन की 3 यूनिट होती है, मोल पर लीटर इनवर्स प्लस सेकेंड इनवर्स। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना चाहे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना चाहे तो इसको इक्वेट करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए कितना है, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड बाई 2, 2 उधर चला जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट? इजी इजी पीजी क्वेश्चंस है ना, ऐसे निकालना है, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, राइट बेबी? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन इतना दिया हुआ है, ठीक है? इफ़ इतना इफ़ ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में 2 है, लेकिन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री नहीं दी हुई है, तो ये बताना चाह रहा है कि रेट, ये दिया हुआ है यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया हुआ है, ठीक है? इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना निकालना है हम लोग को इसकी वैल्यू दी है, हम लोग को इसकी निकालनी है, तो हम लोग निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के टर्म्स में लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री। मेक सेंस? ये रिएक्टेंट में तो नेगेटिव, ये प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव। मेक सेंस? H2 का हमको निकालना है, ठीक है? H2 माई चेंज इन H2 अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमको निकालना है। 3 को उधर भेज देते हैं, तो 3 NH3 का चेंज दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -4 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, कट कट, तो आ गया 3 कितना, चेंज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ, ये कितना आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन ये कितना आ गया 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? इजी पीजी। टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं ना, बस नॉर्मल हम लोग को एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट पता है, उसी को बार बार लगा लगा के हम लोग आंसर्स निकाल रहे हैं। ओके, इजी पीजी क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट भी कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट। ये बोल रहा है, ये अंडरलाइंड है और ये अंडरलाइंड है, इसका रेट ऑफ disappearance is how it is related to rate of appearance of this। इन दोनों का रिलेशन निकालना है। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं इन दोनों के टर्म्स में, चेंज इन Br कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन 3 चेंज इन टाइम, राइट? चेंज इन
टाइम, चाहे छोटा डी लिखो चाहे कैपिटल डी लिखो, ऑलमोस्ट सेम ही मतलब होता है ना, पता है नहीं अपन को। तो यही इनका रिलेशन हो गया, यही इनका रिलेशन है। अब देखो सारी इक्वेशंस देख लो। अब इन्होंने 3/5 को एक साइड किया हुआ है, तो एक साइड कर दो, एक साइड कर दो। तो इधर सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा कस ये रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कस ये प्रोडक्ट साइड है। तो इनको एक तरफ कर दो, Br2 को एक तरफ किया हुआ है देखो, और Br- की तरफ सारे स्टोइकियोमेट्री भेज दी गई है, तो इसको 3 को उधर भेज दो। तो Br2 अपॉन चेंज इन टाइम विल बिकम 3/5 Br- अपॉन चेंज इन टाइम माइनस, राइट राइट बेबी, समझ में आया। Br2 चेंज इन टाइम माइनस 3/5 Br- चेंज इन टाइम, समझ में आया बेबी। कुछ टफ है क्वेश्चन में, कुछ भी टफ है इस क्वेश्चन में नहीं ना, सब समझ में आ रहा है अपन लोगों को। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे डाउट पूछ लेना, आगे मत पढ़ना, डायरेक्ट पहले मुझसे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे डाउट पूछना, ओके। a+b ये इतना 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 इतना, ये इसकी वैल्यू इतनी है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम अगेन रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम स्टोइकियोमेट्री, इधर बनी है, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम। हम लोग को दिया हुआ है ए का, हमको निकालना है बी का। ए का कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻4, दोनों माइनस माइनस तो घट गया, माइनस की टेंशन नहीं लेनी है। बी टी का निकालना है, चेंज कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टी का निकालना है। 2 जो है, 2 जो था इसको इधर भेज दिया हमने, तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर 10 10 की पावर 10 × 10⁻⁴ 10 की पावर -3, तो चेंज कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम कितना आ गया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। समझ में आया बेबी। क्या क्वेश्चन टफ है नहीं ना, इजी है क्वेश्चन। चलो चलो आगे देखते हैं। इन अ रिएक्शन 2x बन रहा है y, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेज फ्रॉम इतना तो इतना इन 4 मिनट्स देन रेट ऑफ रिएक्शन इज, अगेन सेम क्वेश्चन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट में माइनस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री प्लस प्रोडक्ट में। बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेस फ्रॉम इनिशियली इतनी थी फाइनली इतनी हो गई इन 4 मिनट, तो x और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, x की वैल्यूज पुट कर दो, तो आ जाएगा माइनस फाइनली कितना है 1.5, इनिशियली कितना है 3, माइनस कर दो, चेंज इन टाइम कितना है इन 4 मिनट्स, 0 से शुरू हुआ, 0 मिनट से शुरू हुआ और 4 मिनट में 3 से 1.5 हो गया, तो 4 मिनट्स माइनस करो, माइनस 1.5 आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 1.5 अपॉन 4, 1.5 अपॉन 4, इसको डिवाइड करोगे 0.4 जा, मैं कुछ मिस कर दिया क्या, हाँ इंटू 2 भी तो है, इंटू टू तो 1.5 डिवाइड बाय 8, 1.5, ये देखो बेबी, ये सारी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अपन को, ओके। यहाँ पे हमने 2 भूल गए, स्टोइकियोमेट्री लिखना भूल गए। अब यहाँ पे आ जाएगा 0.0 आया, 2 जा 16 हो जाएगा, 1 जा जाएगा, 1 जा समथिंग जाएगा, 0.1 समथिंग आएगा, और यूनिट क्या आएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट मोलर या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होती है मोल, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 0.1 समथिंग आएगा, 0.1 नहीं है, 0.1 नहीं है, 1.87 नहीं है, 0.1 यही है, यूनिट है मोलर, मोलर वही है ना, मोलर इज कंसंट्रेशन, मोलर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ना, तो वही वही बेसिकली इसी कंसंट्रेट इतने इतने पार्ट को इसने मोलर लिख दिया, मोलर अपॉन मिनट इनवर्स, यहाँ पे हम मिनट में ले रहे थे टाइम, हमने टाइम मिनट में लिया तो मिनट इनवर्स हो गया, ठीक है, ठीक है बेबी, समझ में आया, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इसमें सर ने टिक मार्क किया, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन होगा मे बी, समझ गया कि अच्छा बोल रहा है। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 का डिसअपियरेंस हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 हम लोग को निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री
इज इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ SO3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाई वन टाइम। दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है तो ये तो कट गया, इसकी टेंशन छोड़ो, इसको इरेज करो, दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है। अब देखो बेबी, इसकी हमको इसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमको ये तो पूरा दिया हुआ है ग्राम पर सेकेंड पूरी दी हुई है, लेकिन ये ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है। समझ में आया बेबी? यहाँ पे बस ये ट्विस्ट था, हम लोग को ग्राम्स दिया हुआ है, हम लोग को इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएगा। समझो बेबी? बस इतना ट्विस्ट था यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे रखें तो SO2 का मोलर मास कितना होगा? 32 + 32 64, तो 1.28 इंटू 10⁻³ अपॉन डिवाइड बाय 64। टाइम तो ऑलरेडी गिवन है, सेकंड मतलब टाइम इन्होंने जो वैल्यू दी हुई है उसमें उन्होंने टाइम कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो सेकंड है, बस इसको ये करना था। और इधर साइड हम लोग को आंसर भी ग्राम में निकालना है, मतलब इसका SO3 का भी मास निकालना है, तो इसका भी मास जो भी आएगा डिवाइड बाय इट्स मोलर मास 64 + 1 मोल ऑक्सीजन विच इज़ 80। समझ में आया बेबी? ये जाएगा पॉइंट एक आया, फिर एक और 0 है, 2 जा, बस यही है। मास आ जाएगा 0.02 इंटू 80 इंटू 10⁻³ विच विल कम आउट टू बी 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड। 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड। बस इतना सा ट्विस्ट था। समझ में आया बेबी ये क्वेश्चन? समझ में आया बेबी ये क्वेश्चन? एक बार फिर से सॉल्व कर दूँ मैं जल्दी से, समझ में आ गया होगा वैसे आपको, बट एक बार और कर लेता हूँ, ठीक है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा, नॉर्मली SO2 का निकालना है, SO3 का निकालना है। SO2 का रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइड चेंज इन टाइम स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन। SO3 का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट में है पॉजिटिव साइन। हम लोग को SO3 का दिया हुआ है वैल्यू, बट दिया हुआ है ग्राम्स में। सेकंड तो ठीक दिया हुआ है, बट ये ग्राम्स में दिया हुआ है, यहाँ होता तो मोल है, तो हम लोग को इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो मोल में आएगा। और हम लोग को SO3 का भी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने को बोला है, उसमें भी ग्राम पर सेकेंड है, मतलब इसके भी हम लोग को ग्राम में ही यूनिट निकालनी है। समझ में आया? तो हम लोग इसको एक्सपैंड करें तो SO2 का दोनों का 2 कट गया। SO2 का कितना वैल्यू दी हुई है? रेट कितना दिया हुआ है? 1.28 × 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड। ग्राम पर सेकेंड इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इसके मोलर मास से विच इज 64, ताकि मोल में आ जाए। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं SO3 के साथ। SO3 का भी हमें मास निकालना है, तो इसका भी मास हम लोग को नहीं पता है कितना होगा, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। मोल्स लिख रहे हैं तो इसका मोल्स SO3 के मोल्स एक्सपैंड करने क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपन मोलर मास। तो SO3 का मास हम लोग को नहीं पता है, वो निकालना है हम लोग को। और मोलर मास कितना होता है? 80। अब हम इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। समझ में आया बेबी? समझ में आया बेबी? समझ में आया बेबी? इसमें क्या ट्विस्ट था, क्या अच्छा क्वेश्चन था, क्या चीज़ इस क्वेश्चन को अच्छा बना रहा था। तो हम लोग को यूनिट्स में बहुत ध्यान देना है, ठीक है? कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, या मोलर अपॉन वॉल्यूम होता है, मोलर अपॉन सेकेंड होता है, ठीक है? कंसंट्रेशन हमेशा इस यूनिट में होता है। ओके, चलो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ख़त्म हुआ। समझ में अभी भी? चलो यहाँ पे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म, हम मूव करते हैं रेट लॉ में। रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या होता है? इट इज़ द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power which may or may not be same to their stoichiometric coefficient of the reacting species. जैसे मान लो ये A और B मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे रेट लॉ अप्लाई कैसे होगा? रेट लॉ says that the rate of reaction will be proportional to the concentration of reactants raised to the power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient. This is called as order. हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो रेट लॉ यही कहता है, ओके? और रेट लॉ हटेगा तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज रेट कांस्टेंट। आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है?
ठीक है, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट लॉ सेज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेयर एन इज द वेयर एन इज, यहाँ पे जो एन है ये, या तो ये जो एन है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अलग से भी हो सकता है। बस इतना याद रखो कि इसकी जो पावर है वो उसमें एन आएगा, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एन कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसकी जो पावर है रिएक्टेंट की वो ज़ीरो में भी हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, विच इज़, तो अब ये कंप्लीट रेट लॉ बन गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर n, की पावर n, which n is the order of the reaction, n is the order of the reaction where k is rate law constant और specific rate, ये इसके नाम है। ठीक है, जैसे फॉर अ रिएक्शन मान लो ये रेट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये एक रिएक्शन दी हुई है कि रेट है उसका उसका कांस्टेंट के है और ए की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है की पावर 3। यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का पूछा क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया 3। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को अगर हमने डबल किया तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 8 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 है ना, अगर हमने ए नॉर्मल था, अगर हमने ए की पावर को ए को डबल कर दिया, ए को 2 गुना कर दिया तो 2 डबल हो गया की पावर 3, तो 2 इंटू टू इंटू टू 8 होता है। अगर एफ रेट बिकम 64, अगर बोल रहा है ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हमने अब ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा, ट्रिपल कर दिया मतलब 3 की पावर क्यूब, 3 इंटू थ्री 27 टाइम्स हो जाएगी। ये भी कर सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि हमने कुछ तो कर दिया जिसकी वजह से जो रेट है वो 64 टाइम्स हो गया, तो बताओ कि हमने कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया। 64 टाइम्स हो गया, मतलब हम लोग 3 को इधर ले जाएंगे, मतलब अंडर रूट कर देंगे 3 को, तो 3 अंडर रूट करेंगे तो ये कितने टाइम 4, अगर हम लोग 4 को 4 इंटू 4 करते हैं तो 64 होता है, तो 4 क्यूब अंडर रूट 3, तो 3 कट गया तो मतलब 4, हमने 4 टाइम ए की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मस्ट बिकम 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है, ऐसे घुमा फिर, मतलब ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, मैं बस समरी दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन समझ में आ गया ना बेबी, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 2 और b की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें बोला है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, 2 प्लस 1/2 3/2, सॉरी 5/2, 5/2 इज़ द ओवरऑल ऑर्डर। फिर पूछा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है हाफ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से हमने इंटरफेरेंस इतना निकाल लिया, इन्फ्रेंस इतना निकाल लिया। अब बोल रहा है इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड देन रेट बिकम्स, बोल रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा, ए को अगर हमने डबल किया तो इसको 2 गुना कर दिया, अब 2 गुना की पावर कितनी है, 2 गुना पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 4, मतलब रेट हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ में आया, समझ में आया बेबी, समझ में आया। 2 गुना कर दिया और 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल देन रेट बिकम्स, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया 2b कर दिया, और इसको अगर हमने 2b कर दिया, इसकी पावर है 1/5, 1/2, मतलब इसकी पावर रूट है ना बेसिकली, तो इसको अगर हमने डबल कर दिया तो इसमें आ जाएगा √2, पावर इंक्लूड करके √2, तो इसका √2 कितना है 1/4 1 टाइम, मतलब रेट बन जाएगा 1.414 टाइम्स। समझ में आया बेबी, मैं फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, फॉर ए रिएक्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेट एज इतना 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 इतना, ठीक है दिया। हम लोग से पहला क्वेश्चन पूछा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर है, ये दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल हो जाएगा 2 प्लस 1/2 विच विल कम आउट टू बी 5/2 विच इज़ ओवरऑल ऑर्डर। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा 2,
ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, हाफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड देन रेट बिकम्स, देखो रेट के था, अब इस ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, तो अब बोल रहे हैं कि इसका रेट कितना हो जाएगा. अब जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 4k ए स्क्वायर बी 1/2, राइट बेबी, राइट राइट. तो रेट हो गया 4 टाइम्स. सेम, समझ में आया, मेक सेंस. अब अगर हमने देखा concentration of B is doubled then rate becomes, concentration of B is doubled, if concentration of B, हाँ भाई concentration of B is doubled, तो अगेन वही करें, रेट के A/2 2B हाफ 1/2, तो ये आ गया के A/2, B को इधर ही रहने दो हाफ, इधर ये 2 को बाहर निकालो, इसके ऊपर रूट आ गया 1/2, रूट आ गया, तो ये 1.414 whatever whatever, शुक्र, तो तो रेट कितना बन गया 1.414 टाइम्स. समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बोथ आर क्वाड्रिपल्ड, दोनों की कंसंट्रेशन ए को भी और बी को भी क्वाड्रिपल कर दिया, मीन्स 4a की पावर 2 और 4b 1/2, तो इसको निकालोगे 16 के ए स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग 4 का रूट कर देंगे तो आ जाएगा 2b 1/2 विच इज़ 32. रेट बिकम्स 32 टाइम्स. समझ में आया, समझ में आया बेबी, 32 टाइम्स, रेट बिकम्स 32 टाइम्स. समझ में आया कैसे करना है सॉल्व. एक और क्वेश्चन, इफ रेट बिकम्स 8 टाइम्स देन ए एंड बी बिकम, अगर रेट 8 टाइम हो गया, अगर रेट को 8, ये छोड़ो ये यूजलेस हटाओ, ये वाला आगे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. ये 3 इक्वेशन समझ में आए बेबी कि हमने ए को डबल किया, बी को डबल किया, दोनों को क्वाड्रिपल कर दिया, तो कैसे कैसे हम लोग को इंटरफेरेंस निकालना है. समझ में आया छोटू, ठीक है ठीक है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया. सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो जैसे रेट है, ये है, रिएक्टेंट्स की पावर लगा दी. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका क्या होगा, 3 + 2 5, ओवरऑल ऑर्डर 3 + 2 5 -3 3, तो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 2. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी 3, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर -3, राइट. यही होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब क्वेश्चंस देखो, यहाँ से देखेंगे ना तो जैसे समझ में आएगा. ये इक्वेशन दी हुई है, when the concentration of Cl2 is doubled, when the concentration of Cl2 is doubled, the rate becomes 4 times. What is the order of the reaction with respect to Cl2? यहाँ पे देखो, rate of the reaction is equal to K NO रिएक्टेंट में और Cl2 की पावर XY. हम लोग को ऑर्डर नहीं बताया हुआ बाय द वे, इफ यू नो, हम लोग की ये थोड़ी ज़रूरी है कि स्टोइक्योमेट्री ही ऑर्डर हो. पता था हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, विच मे और मे नॉट बी स्टोइक्योमेट्री, तो हम लोग को पता थोड़ी ना स्टोइक्योमेट्री है. तो बोले XY हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं. ओके, बोल रहे हैं कि अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 को डबल कर दिया तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स. अगर हम लोग Cl2 को कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं तो जो इसका रेट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, रेट हो जा रहा है 4 टाइम्स, विच मीन्स Cl2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, Cl2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि उसका अगर हम डबल करें तो रेट 4 टाइम्स हो जाए, मतलब ऑर्डर इसका 2 होना चाहिए ना, तभी तो 2 डबल किया तो 2 की पावर 2 आएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ऑर्डर, राइट. दिमाग से यही आ रहा है ना, पूछ भी यही रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2. Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा 2. समझ में आया छोटू, समझ में आया बेबी, बस दिमाग लगाना है ना, समझ में आया ना छोटू, पक्का पक्का पक्का. एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छोड़ो ये. If the rate expression of a chemical reaction is given by इतना, order of the reaction is m, नहीं, order of the reaction क्या होगा इस पूरी reaction का, m + n, ये होगा ना ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज n, गलत, m में नहीं है, n में नहीं है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज m + n, करेक्ट, इजी. समझ में आया. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द, हम लोग से पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, ये प्लस ये 3/2 + 3/2 विच विल कम आउट टू बी 3, ठीक है. द रेट ऑफ द रिएक्शन इतना दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, ये रेट लॉ दिया हुआ है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगेन सबको ऐड कर दो,
हाफ प्लस हाफ 1/4 5/4 5/4 समझ में आया, ईजी। अच्छे क्वेश्चन, हाँ ये आ गया ना। चलो, फॉर अ रिएक्शन 2A plus B was giving products. Doubling the initial concentration of both the reactant increases the rate of the reaction by factor 8 and doubling the concentration of B alone doubles the rate. देखो यहाँ पे रेट लॉ का अगर हमने इक्वेशन लिखे तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, एक्स वाई। बोल रहा है अगर हमने दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, 2A कर दिया और 2B कर दिया, तो जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सिर्फ अगर एक और बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उसने डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर उसने सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, एक और बार एक्सपेरिमेंट में उसने सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, ए की कंसंट्रेशन अभी भी इतनी ही रखी, तो रेट कितना हो जा रहा है, डबल्स, 2 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब इसको डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, 4 टाइम नहीं हुआ, डबल हो गया। तो इस वाले सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट से हम क्या इंटरफ्रेंस निकालेंगे, अगर 2 भी कर दिया और रेट भी 2 ही हो गया तो इसकी पावर होगी 1, राइट बेबी, मेक सेंस। अगर ये 2 हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया और रेट भी फिर 2 गुना हो गया तो इसकी पावर 1 होगी। अगर 2 होती तो 4 टाइम हो जाता रेट, 2 × 2, 3 होती तो 3 टाइम हो जाता रेट, 6 टाइम हो जाता रेट, 2 × 2 × 2, राइट। तो 1 टाइम होगा तभी डबल होगा। तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि वाई जो है, बी का जो ऑर्डर है वो 1 होगा, वो 1 होगा, ठीक है। अगर बी का ऑर्डर 1 है, बी का ऑर्डर 1 है और इसको अगर डबल करने से हमारा फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी इसको डबल करने से अगर इसका 2 ही हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बी को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स ही बढ़ेगा जैसे नीचे बढ़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहली वाली में तो अगर दोनों को डबल करने में 8 टाइम्स बढ़ा था, मतलब जो ए है उसका ये एक्स जो होगा वो 2 होगा, उसका जो एक्स जो होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि अगर हमने ए को डबल किया, ए को डबल किया 2A कर दिया और इसका ऑर्डर 2 है, तो ये 4A हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तब होगा ये 8 टाइम्स। क्योंकि बी तो हमने देख लिया कि इसका तो 1 ही है, तो इसको डबल करने से तो डबल ही होगा रेट, लेकिन रेट तो 8 टाइम्स हो गया दोनों को डबल करने से, मतलब ए की पावर जो होगी वो होगी 2। समझ में आया बेबी, दिमाग लगाना है बस। देखो ऐसे बोला था डिफरेंस निकालो कि देन रेट लॉ फॉर द रिएक्शन हमको निकालना था, एक्स हम लोग को पता नहीं था, रेट लॉ कितना गया, ए का 2, बी का 1। समझ में आया बेबी, समझ में आया यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आएगा या नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सर पता नहीं कैसे कराते हैं, सर का मेथड होगा, मैं ऐसे मेथड से नहीं करता, बस थोड़ा सा दिमाग छोटू। देखो देखो देखो, रेट बस समझना है अपन लोगों को कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है, समझना है कि ये इक्वेशन होती है रेट लॉ की, राइट बेबी, ये इक्वेशन होती है रेट लॉ की, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की रेज टू द पावर देयर ऑर्डर। ओके, अगर हमने देखो फर्स्ट केस पहले हम लोग सेकंड केस देखते हैं, ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इसने क्या किया था, बी को डबल किया, 2 भी कर दिया, तो इसका जो रेट है वो भी 2 टाइम्स हो गया, रेट जो है इसका 2 टाइम्स हो गया। ए कांस्टेंट है, ए ऐसे ही रखा सेम। तो अब बताओ कि इसकी पावर, बी की पावर कितनी होगी कि इसने बी को डबल किया और रेट भी 2 टाइम्स हो गया। अगर बी मान लो बी की पावर 2 है, बी की पावर 2 होती मान लो, तो अगर हम लोग बी को डबल करते तो 2 का स्क्वायर आता, 2 × 2 4 टाइम्स, मतलब रेट तो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए था, लेकिन 4 टाइम्स तो नहीं हुआ। डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बी अलोन डबल्स द रेट, तो रेट डबल हो रहा था, मतलब बी की कंसनट्रेशन, बी की जो पावर होगी वो तो 1 होगी ना, राइट, तभी अगर इसको डबल किया तो रेट भी डबल हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ से ये तो समझ में आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका एक एक खुल गया कि ए का तो हमको अभी तक नहीं पता है, एक्स है इसका, लेकिन बी का हमको पता चल गया इसकी पावर 1 है। अब अगर हम फर्स्ट में देखें कि डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, अब हमने दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, इसको भी 2A कर दिया, इसको भी 2B कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है, रेट कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। अगर हम लोग को पता है बी की पावर तो 1 है, तो इसको अगर डबल करने से रेट डबल होना चाहिए, तो रेट अगर डबल होना चाहिए, और अगर ए की पावर भी 1 होती तो इसको भी अगर हम डबल करते तो रेट इधर से भी 2 टाइम बदलना चाहिए, इधर से भी 2 निकलना चाहिए, इधर से भी 2, तो 2 × 2 4 टाइम होना चाहिए, लेकिन रेट तो 8 टाइम्स हो गया, विच मीन्स ए की पावर 1 से ज़्यादा है, ए की पावर 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ए की पावर 2 होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया
तो 2a हो गया, और 2 की पावर 2 4। अब 4 इंटू टू करेंगे तो आएगा 8। राइट, राइट बेबी, समझ में आया। इसलिए जो x होना चाहिए वो होना चाहिए 2, ताकि रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाए। समझ में आया बेबी, समझ में आया छोटू, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना, ठीक है, वापस। समझ में आया छोटू, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो माइंड माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन, दिखाता हूँ मैं कैसे माइंड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन ए बी प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है, 4x। इफ़ द कंसिडरेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड, ए की कंसिडरेशन को डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, विच मीन्स ए की पावर कितनी होगी, 2। यहीं पे हमने दिमाग में निकाल लिया, राइट। ए की पावर 2 होगी ना, और दिमाग लगाओ ना, ऑर्डर 2 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर आना चाहिए अगर इसको डबल करेंगे। अगर इसको डबल कर रहे हैं, इसकी पावर 2 नहीं है तो तब ये 2 नहीं है तो ये 4 टाइम्स कैसे इंक्रीज होगा, राइट 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 राइट। तो इसकी पावर 2 होनी चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ ए आ गया 2, ऐसे बस पढ़ते क्वेश्चन में देख लिया। बट द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, बट द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। लेकिन अगर हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों? अगर रेट बी की पावर 1 होती तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं 2 भी कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए था। अगर इसकी रेट ऑफ इसकी पावर 2 होती, इसका ऑर्डर 2 होता, तो रेट ऑफ इसका हमने बी को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स आना चाहिए, 2 की पावर स्क्वायर। लेकिन सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड तो इसकी पावर 0 होनी चाहिए, मतलब बी है ही नहीं इक्वेशन में, बस दिया हुआ है लेकिन बी एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं, उसका ऑर्डर जो है 0, तभी जो है रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड रहा जब हमने बी को डबल कर दिया, राइट। समझ में बेबी? कैसे हमने पेन उठाया, हमने नहीं ना, पेन नहीं उठाया, दिमाग में ही हमने सॉल्व कर दिया। ए को अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ए की पावर 2 है। बी को हम डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड है, मतलब बी है ही नहीं, राइट, बी है ही नहीं। तो रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा के ए की पावर 2। समझ में आया बेबी, समझ में आया बेबी? ईजी क्वेश्चन। एक और ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ चलो ठीक है, नॉट बैड। रेट ऑफ रिएक्शन 2NO प्लस O2 गैस इतना इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये if volume of the reaction is reduced to, यार ये छोड़ो अभी, मतलब मैं करा सकता हूँ वन, बट फर्स्ट ऑर्डर अभी उन्हें पढ़ाया नहीं है, सर ने पता नहीं क्यों डाल दिया है, तो इसको अभी छोड़ो, या आगे आएगा ही क्वेश्चन, छोड़ो। यहाँ तक समझ में आया छोटो? ये तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं ना, कैसे मन मन में सॉल्व कर लिया हमने, समझ में आया बेबी? ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे दिमाग लगाओ ना, सारे आगे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखो देखो, जैसे देखो अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इतना सर ने गोदा है ना, ये वाला करते हैं, इसमें गोदा कम है। देखो यहाँ पे ना अब हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है, मतलब रेट का इक्वेशन क्या बनेगा, के ए की पावर ऑर्डर कुछ भी और बी का ऑर्डर कुछ भी, ठीक है, B2 है। हम लोग को कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं, ए की भी बी की भी, ठीक है, और उस कॉन्सेंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में 0.50 ए की कॉन्सेंट्रेशन है, 0.50 बी की कॉन्सेंट्रेशन है, तो रेट है इतना, ठीक है, मेक सेंस। सेकेंड में देखते हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही, ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रही, ए ही रहा, बी को हमने डबल कर दिया, बी डबल हो गया, 2B हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या पड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, मतलब बी की पावर कितनी होनी चाहिए, बी की पावर कितनी होनी चाहिए, कि अगर हमने बी को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया तो बी की पावर कितनी होनी चाहिए, बी की पावर होनी चाहिए 1, वाई होगा, ये जो वाई है यहाँ पे वो होगा 1, मेक सेंस, मेक सेंस छोटू, बी मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस, बी को डबल किया तो वाई 1 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुई। अब हम लोग सेकंड और थर्ड को देखें तो सेकंड और थर्ड में बी कांस्टेंट है, बी ही रहा, लेकिन ए को डबल किया गया, 2A करा गया, 2A करा गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना बढ़ी ना अनअफेक्टेड, मतलब ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, एक्स जो है वो 0 है, ए है ही नहीं, तो बस रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ से क्या निकल के आ गया, के ए 0 है ही नहीं और बी की पावर 1। सर ने क्या पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या दिमाग लगाया, कुछ नहीं करना है, हम लोग हाँ बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आया KB2 की पावर 1। समझ में आया बेबी, समझ में आया बेबी, समझ में आया छोटू? इजी है ना ये क्वेश्चन, नहीं है ना मुश्किल। देखो इस पे सेम क्वेश्चन है, दो इक्वेशन उठानी है, फर्स्ट सेकंड उठाओ, देखो क्या करनी है हम लोग को, दो
इक्वेशन उठानी है, 1 2, जिसमें ऐसी 2 इक्वेशन उठानी है जिसमें दोनों में से एक रिएक्टेंट कांस्टेंट है। जैसे इस अगर हम लोग सेकंड थर्ड उठा रहे हैं तो इसमें NO कांस्टेंट है, तो हम इससे H2 का पता कर सकते हैं। हम लोग ने अब देखना है को अब ऐसे उठाओ जिसमें H2 दो में कांस्टेंट हो, तो NO हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो फर्स्ट सेकंड देखो तो इसमें H2 कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग NO निकाल सकते हैं। NO का देख सकते हैं कि NO इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है बेबी? समझ में आ रहा है बेबी? समझ में आ रहा है? देखो ये रिएक्शन दी हुई है हमें, रेट क्या आएगा कि NO की पावर x H2 की पावर y। ठीक है, देखते हैं। NO पहले 5.503 था, इतना था रेट, इतना था। ठीक है, 1 2 को कंपेयर करें तो H2 कांस्टेंट है, H2 ही रहा, इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। H2 ही रहा, इस H2 का इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, H2 ही रहा। ठीक है, लेकिन NO जो है वो 3 टाइम्स हो गया, 5 × 3 15, 3 टाइम्स हो गया। NO को हमने 3 NO कर दिया, NO को हमने 3 NO कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ये भी 3 टाइम्स हो गया, 3 × 3 9। रेट ऑफ NO को हमने अगर 3 टाइम्स करा, 3 गुना बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो गया, विच मीन्स NO की पावर कितनी है? 1 राइट बेबी, राइट। समझ में आ रहा है? बिना बिना पेन उठाने की जरूरत नहीं है, NO की पावर 1 होगी। हम लोग दूसरी और तीसरी देखें तो इसमें अब NO कांस्टेंट है, इसमें अब NO कांस्टेंट है, इसमें अब NO कांस्टेंट है। और हम लोग H2 को देखें तो H2 4x इंक्रीज हुआ, 2.5 × 4, मतलब H2 को 4H2 कर दिया, राइट। तो इससे जो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हुई, ये भी 4 टाइम्स हो गई, ये भी 4। इसमें 3.6 यहाँ पे ना एक ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया आपको। 3.6 कर दिया है तो आपको लगा ये तो 9 से छोटा हो गया, नहीं, यहाँ पे एक ज़ीरो भी तो कम कर दिया। अगर हम लोग एक ज़ीरो, अगर हम इसको 36 बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा 36 × 10⁻⁵। ये ऐसे ही होगा ना, 36 डिवाइड अपॉन 10 × 10⁻⁴। 10 एक ऊपर चल जाएगा, 36 × 10 के ऊपर चलेगा 10⁻⁵, है ना। बस थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूज़ किया है, ऐसे झांसे में फंसना नहीं है, इसको इग्नोर भी कर दो। बस बोलना कि 36 दिया और 3.6 36 मान लो इंटू 4 कर दिया, तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। हमने 4 टाइम्स H2 को इंक्रीज़ किया, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया। 4 टाइम H2 को इंक्रीज़ किया, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। हमने H2 को क्वाड्रिपल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्वाड्रिपल हो गया। मतलब H2 का भी जो y है, H2 का भी y है जो ऑर्डर है, वो भी 1 है। समझ में आ गया बेबी? समझ में आ गया? ईजिली सॉल्व हो गया दोनों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है? 1 + 1 2। फाइंड द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम लोग को फाइंड करना है। रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो हम लोग को ये ऑर्डर तो पता चलेगा, किसी भी एक इक्वेशन की सारी वैल्यूज उठा लो। रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू K NO 1 H2 1, राइट। रेट कांस्टेंट निकालना है, आ जाएगा रेट अपॉन NO H2 1 1। किसी भी फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज उठा लो, के आ जाएगा। रेट कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 3 × 10⁻⁵। NO कितना है? 5 × 10⁻³ इंटू H2 कितना है? 2.5 × 10⁻³ राइट। अब इसको बस सॉल्व करना है हम लोगों को। 3 × 10⁻⁵, ये जाएगा 10। ये आप खुद से कैलकुलेट करो, मैं समझा नहीं रहा हूँ कैलकुलेशन आपको। ऊपर 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12.5, तो 30.12.5, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 30.12.5। सर ने क्या करेंगे, इतना आ गया। फाइंड द इनिशियल, ये हो गया। रेट कौन से कैसे निकालना समझ गया ना। किसी भी एक इक्वेशन उठा के हम लोग को ऑर्डर तो पता चल गया है। किसी भी एक इक्वेशन को उठा के उनकी वैल्यूज पता करके रेट निकाल लो, रेट कॉन्स्टेंट निकाल लो, के निकाल लो, राइट बेबी? समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इनिशियल रेट इफ़ NO इज़ इतना। अब हम लोग को बोल रहा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा अगर, और इसने NO और H2 की वैल्यू दे दी है। NO भी 1 है, H2 भी 1 है, और K हमने निकाल लिया। अगेन निकाल लो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है। K कितना निकाल लिया? 30/12.5। NO कितना दिया हुआ है हम लोग को? 8.0 × 10⁻³ H2 भी उतना ही दिया हुआ है। समझ में आया छोटू? इसको सॉल्व करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। समझ में आया छोटू? समझ में आया बेबी? एक बार फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट इंक्लूड है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ ही गया होगा, बट एक बार और देख लेते हैं। चलो,
फॉर अ रिएक्शन 2NO प्लस 2H2 गिव्स इतना। यहाँ पे रेट का इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, NO का ऑर्डर x हमें अभी नहीं पता है और H2 का ऑर्डर y हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, हम लोग को ऑर्डर निकालना है, डेटा हम लोग को गिवन है। पहले हम लोग फर्स्ट दो इक्वेशन को पकड़ते हैं, फर्स्ट दो इक्वेशन को पकड़ो। इसमें H2 कांस्टेंट है, H2 कांस्टेंट है तो H2 को हमें नहीं देखना है, H2 कांस्टेंट है, H2 कांस्टेंट है, H2 को हमें नहीं देखना है। हम चलते हैं NO की तरफ। NO हो रहा है 5 से 15 इंटू 3, NO को हमने 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स। तो रेट को क्या फ़र्क पड़ रहा है, रेट 3 से 9 जा रहा है, ये भी 3 टाइम्स हो जा रहा है। NO को 3 टाइम्स किया, रेट भी 3 टाइम्स हो गया, मतलब NO की पावर होगी 1, NO की पावर है 1। ठीक है, मेक सेंस। अब आते हैं फर्स्ट 2 को देख लिया, अब 2-3 को देखते हैं। 2-3 में NO कांस्टेंट है, अब इसको नहीं देखना है, हम लोग देखते हैं H2 को। H2 को क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2.5 से 10 जा रहा है, मतलब इंटू 4, फोर टाइम्स, 4 टाइम्स हो जा रहा है H2 को हमने 4 टाइम्स कर दिया। तो इससे अब इससे हमको रेट में क्या फ़र्क पड़ा, 9 से 36, 9 से 36 जम कर रहा है, मतलब रेट भी 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स H2 की, जब कंसंट्रेशन ऑफ H2 हमने 4 टाइम्स की तो रेट भी 4 टाइम्स हो गया, मतलब H2 का भी जो Y है, जो इसका ऑर्डर है, वो भी 1 है। ठीक है, ठीक है बेबी, समझ में आ गया। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया, 1, ओवरऑल ऑर्डर 1 + 1 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2। ठीक है, मेक सेंस। फाइंड द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, हम लोगों को के निकालनी। के क्या होता है, के क्या होता है, किसी भी R K NO H2 1 1, राइट 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 राइट। किसी भी फर्स्ट को उठा लो, चाहे 2 को उठा लो, चाहे 3 को उठा लो, किसी भी इक्वेशन को उठा लो और उसकी वैल्यूज पुट कर दो। हम लोग को के निकालना है, के को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड, R/NO इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन। रेट कितना है, फर्स्ट वाला उठा लो, फर्स्ट रेट कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय NO कितना होगा, 5 इंटू 10⁻³ इंटू H2 कितना है, 2.5 इंटू 10⁻³ राइट। इसको कैलकुलेट करके हम लोग का रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, मेक सेंस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनिशियल रेट, रेट निकालना है इफ़ NO और H2 की वैल्यू दे दी है, NO H2 की वैल्यू दे दी है, रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला क्या है, के NO H2, NO H2 की पावर 1 है, के हमने निकाल लिया। यहाँ से के की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से के की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से NO और H2 की वैल्यू हम लोग को पता है, इंटू कर दो, ऐसा हम लोग रेट ऑफ इनिशियल रेट निकाल देंगे। समझ में, अभी भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन इतने लंबे मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन आते भी नीट में, सर प्रैक्टिस करा रहे होंगे, बट समझ में आना कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन को, मेक सेंस किया बेबी, समझ में आया बेबी। ईजी क्वेश्चन है ना, कुछ दिमाग नहीं ना, बस दिमाग में ही हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, राइट बेबी। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है, समझ में आया। एक बार ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ द रिएक्शन इज इतना, तो इसका रेट क्या बनेगा, रेट वाली रिएक्शन की बनेगी रेट के ए की पावर और बी की पावर एक्स वाई, हमको पता नहीं है अभी। फर्स्ट दो को उठाओ, फर्स्ट नहीं, कोई ऐसी इक्वेशन को उठाओ जिसमें ए कांस्टेंट है, ए किसमें कांस्टेंट आ रहा है, सेकंड और थर्ड में ए कांस्टेंट आ रहा है, सेकंड और थर्ड में ए कांस्टेंट आ रहा है। तो इधर हम लोग बी को देखते हैं, बी क्या हो रहा है इधर, हाफ हो रहा है यार, डैम। तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं छोटू, बाय द वे, बिकॉज अगर बी हाफ हो रहा है और ये 0.8 से 1 मतलब 8 टाइम्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी पावर अप्रोक्सीमेटली 3 होगी, बट हम ये कर सकते हैं, बट हम लोग इसको भी इग्नोर करते हैं। हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में भी ए कांस्टेंट है, देखो 0.012 0.012, फर्स्ट और फोर्थ में भी ए इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं, कांस्टेंट ए, राइट। फर्स्ट और फोर्थ में ए कांस्टेंट है, लेकिन बी जो है 0.35 से 0.07 जा रहा है, मतलब बी जो है वो 2x हो रहा है, डबल हो रहा है, राइट। बी डबल हुआ तो इससे रेट को क्या फ़र्क पड़ा, 0.01 से 0.8 गया, मतलब बी जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ किया। हमने बी को डबल किया तो रेट हो गया 8 टाइम्स। 1 टाइम अगर बी की पावर 1 होती, वाई 1 होता, तो रेट होता डबल। अगर बी वाई की पावर 2 होती तो 2 × 2 रेट होता 4 टाइम्स। लेकिन अगर रेट की पावर अब
1 और 2 तो नहीं है, अगर y की पावर 3 है तो हम लोगों ने b को अगर डबल किया तो 2 की पावर 3, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, मतलब जो y है वो 3 है, b की पावर है 3। समझ में आया छोटू? ऐसे हम लोग दो इक्वेशन उठाते हैं जिसमें b कांस्टेंट हो। b के इसमें पहले वाले इक्वेशन ही देख लेते हैं। b कांस्टेंट 0.35 है, नहीं सॉरी, b कांस्टेंट इसमें फर्स्ट और थर्ड, देखो फर्स्ट और थर्ड, इसमें b कांस्टेंट है 0.35। इसमें a को देखते हैं, a 0.12 से 0.24 हो रहा है, 0.12 से 0.25, b डबल हो रहा है, a डबल हो रहा है, b कांस्टेंट है, a डबल हो गया। इस फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, वह 0.10 से 0.10, फ़र्क ही नहीं पड़ा। a के डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन को फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब a है ही नहीं, a की पावर 0 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन के आया, k a की पावर 0 और b 3, रेट k a की पावर 0 b 3। समझ में आया छोटू? समझ में आया बेबी? समझ में आया छोटू? ऐसे दो इक्वेशन हम लोग को पकड़नी है जिसमें a कांस्टेंट हो, उस इक्वेशन में हम लोग b ढूंढ लेंगे। ऐसे दो इक्वेशन देखनी है जिसमें b कांस्टेंट हो, उसमें हम लोग a ढूंढ लेंगे। समझ में आया बेबी? समझ में आ रहा है मेरा बच्चा? आ रहा होगा यार, हो पा रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बेबी, हो पा रहा हूँ यार, मेरे को लग तो रहा आ रहा होगा, लेट्स सी, इंशाल्लाह आ रहा होगा। ठीक है मेरा बच्चा, चलो समझ में आया। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी इज बेसिकली कितने स्पीशीज़ जो है, रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो है वो जो एक इक्वेशन में एक रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके एक रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस रिएक्शन के जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज़, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है? देखो बस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन में डिफरेंस पूछता है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट? रेट इक्वेशन के रिएक्टेंट के पावर का सम होता है ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी क्या आती है? इट इज़ द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़ टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कितने केमिकल स्पीशीज़, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज़ एक स्टेप, एक रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन जो हो रही है उसमें पार्ट ले रही है, उसका नंबर होता है, ठीक है? छोड़ो इसको, छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूलैरिटी या तो 1 होगी या तो 2 होगी या 3 होगी, बस। ज़ीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव नहीं हो सकती, सिर्फ 1 2 3। ठीक है, 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 ठीक है। इट रिफर्स एज अ रिएक्शन एज अ होल रिस्पेक्टिव, पूरी रिएक्शन के बारे में होता है ऑर्डर, और ये हम लोग पढ़ता है। अभी बस इतना याद रखो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें पता चल गई। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, हमें डेफिनेशन पता चल गई। ऑर्डर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब कुछ हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी ना होल नंबर होगी, ना नेगेटिव होगी, ना पॉजिटिव होगी, ना फ्रैक्शन होगी, सिर्फ 1 2 3 इन तीनों में से एक होगा, ठीक है? किस तीन ही स्पीशीज़ मैक्सिमम रिएक्ट करेंगी ना, 4 स्पीशीज़ थोड़ी रिएक्ट करती है। आपने देखिए कि इसमें किसी ऐसे रिएक्शन जिसमें 4 रिएक्टेंट्स हो, मैक्स टू मैक्स 3 ही देखे होंगे ना अपनी लाइफ में, राइट? तो यही होती है मॉलिक्यूलैरिटी। ये छोटू, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। This is for elementary reaction. Molecularity is usually defined for elementary reaction. Molecularity can also be defined for complex reaction, but it is complex reaction। तो जैसे देखो ये एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, इसको सर ने एलिमेंट्री रिएक्शन बोला हुआ है, ठीक है? तो इसमें मोलिकुलैरिटी कितनी होगी? कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है? 3A है, 2B है, तो मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5, 3 प्लस थियोरेटिकली, ठीक है, 3 + 2 5, ओके। एलिमेंट्री रिएक्शन, अब यही चीज़ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो हर एक स्टेप के लिए हम लोग डिफरेंट मोलिकुलैरिटी डिफाइन करते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन से देख लेंगे, ओके? बस अब मोलिकुलैरिटी का ये कंसेप्ट देख लो कि मोलिकुलैरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। Molecularity is always a whole number. It is greater than 3 is not possible.
समटाइम्स 4 बट रेयर, ग्रेटर ये याद रखो, ग्रेटर देन 4 3 इज़ नॉट पॉसिबल, 1 2 3 बस। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और अ मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज डिफाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। देखो जैसे मान लो, एक सेकेंड, जैसे मान लो यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन थी, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, एक ही स्टेप था हमारे पास, तो यहाँ पे तो ऑर्डर डिफाइन करना इजी था कि हम लोगों ने यहाँ पे रेट ले लिया कर दिया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है, मल्टीपल स्टेप होते हैं, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन से वाले, जैसे मान लो यहाँ पे 2 स्टेप है, अब कौन से कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कौन से वाले स्टेप से हम लोग को ऑर्डर निकालना है, कौन से वाले स्टेप से हम लोग को रेट लॉ फॉलो करवाना चाहिए, रेट लॉ की इक्वेशन बनवानी चाहिए, राइट राइट राइट। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग को नहीं पता। तो व्हाट विल डू इज, नहीं भैया, तो what we'll do is हम लोग what happens is in a complex reaction order is defined by the slowest or rate determining step, order is defined by the slowest or rate determining step। यार ये सारे फंडे ना मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे लेके चलो, ये सारी फालतू बकवास है। इस ये ऑल ऑफ दिस प्लॉट आप बस इतना याद रखो कि मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है और ये क्या क्या हो सकता है, और ऑल ऑफ दिस प्लॉट इज लीन टुवर्ड्स अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको डायरेक्ट कराना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे सर ने ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज, देखो हम लोगों को क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई होगी, ये इक्वेशन दी हुई है A2 B2 2AB, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब हम लोग को हम लोग को एक मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स दिए होंगे, 2 स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 1 दिया हुआ है A2 रिवर्सिबल रिएक्शन में फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट, और स्टेप 2 दिया हुआ है 2A प्लस B2 गिव्स स्लो 2A B। मैं इसे देख लूँगी आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ आ रही है यार, छोटे मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, बस अब याद रखो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन याद रख लो, ठीक है, ऐसे केसेस याद कर लो, फिर हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। देखो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को लेके, ये हम लोगों ने देख लिया ना, ठीक है। चलो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। यार रुक जाओ, कोई इजी सा, जी भाई एक भी इजी नहीं दिया है सर ने, यही करना पड़ेगा। चलो ऐसे एक क्वेश्चन दिया होता है ना, उसमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन दी हुई होगी, फिर अब मैकेनिज्म नीचे दिया होगा, उसके 2 या 3 स्टेप्स दिए होंगे, 2 या 3 स्टेप, कितने भी स्टेप दिए हुए, ठीक है। स्टेप 1 दिया है विच इज़ अ फास्ट स्टेप 2A फास्ट, दिस इज अ फास्ट स्टेप, एंड स्टेप 2 दिया है विच इज़ अ स्लो स्टेप, स्लो स्टेप बन रहा है 2AB। देखो अब हम लोग का रेट इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, वो स्लो वाला होता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। तो यहाँ पे स्लो वाला कौन सा है, ये, तो हम लोग इससे इस इक्वेशन की रेट लॉ वाली इक्वेशन बनाएंगे, R इज इक्वल टू KA की पावर 2 B2 की पावर 1, राइट बेबी, हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब हम लोग को व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम लोग को इस इक्वेशन को हमको एक्चुअली इस इक्वेशन के वो निकालनी है ऑर्डर, हम लोग को इस इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है, लेकिन ये इस इक्वेशन का ऑर्डर हमको पता नहीं है, क्या पता कितना हो, कितना पता है x हो या y हो, तो हम लोग को ये नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग को इस इक्वेशन के इसका अगर रेट लो हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू K A2 x कुछ भी और B2 कुछ भी, हम लोग को A2 B2 इस इक्वेशन में चाहिए ताकि हम लोग इससे कोरिलेट, इन दोनों को कोरिलेट कर सकें, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग को इस इक्वेशन B2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम लोग को दिख रहा है B2 इस इक्वेशन में, तो B2 y जो होगा वो 1 होगा, y जो है 1 है, ओके। यहाँ पे लेकिन a है और यहाँ पे A2 है, तो हम लोग को A2 का ताकि इस तरह a लाना है, तो व्हाट विल डू इज़ हम लोग फास्ट वाली रिएक्शन को लेंगे,
फास्ट वाली रिएक्शन को लेंगे, दिस इज़ अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दिस इज अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हम लोग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2a विच मीन्स a का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन a2। इधर इसको इधर भेज दो, a स्क्वायर आ गया के इक्विलिब्रियम a2। देखो देखो देखो, यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, यहाँ पे a2 आ गया, हम लोग को a2 चाहिए था। अब यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, r इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम a2 b2। बस इसको इन दोनों को एक ही मान लो, इन दोनों को भी इग्नोर कर दो। हम लोग को आ गया ऑर्डर, a2 को भी 1 है, b2 को भी 1 है, हैंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। समझ में आया छोटू? नहीं आया होता है जैसा, आई नो, बट अब फॉर्मेट समझ में नहीं आया कैसे कर, फॉर्मेट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फॉर्मेट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे करना होगा इन क्वेश्चंस को, राइट। एक बार और करते हैं, ठीक है, एक बार और करते हैं। देखो ये ना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देखो ये एक रिएक्शन है, फाइनल प्रोडक्ट है, कंप्लीट रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया कि दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एक ही बार में थोड़ी हुई होगी, वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाती है ना एक बार में, ये 2-3 स्टेप में हुई होगी, ठीक है। तो इसके 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग को इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होगा हमको नहीं पता, यहाँ पे x होगा या तो y होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखें तो R इज इक्वल टू के A2 और B2। अब B2 और A2 का हम लोग को वो जानना है, स्टोइकियोमेट्री को ऑर्डर जानना है, तभी हम लोग ऑर्डर निकाल पाएंगे ओवरऑल रिएक्शन का, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग एक मेथड लगाते हैं, ठीक है। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लो वाला स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। उसी से हम लोग रेट लॉ को डिराइव करते हैं। इसको रेट लॉ के फॉर्म में लिखो, R इज इक्वल टू के A स्क्वायर और B2, राइट। ऐसे लिखेंगे इसको रेट लॉ के टर्म में, 2 चला जाएगा पावर में, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 1, राइट 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 पे राइट 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 राइट। तो हम लोगों ने ये इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ जो हम लोग को जो इक्वेशन का हमको ऑर्डर निकालना है, उस इक्वेशन में तो A2 है, यहाँ तो A आ रहा है, और B2 तो B2, चलो ठीक है, B2 बैठ गया हमारा, यहाँ पे हमको A2 चाहिए। तो व्हाट विल डू इज, हम लोग फास्ट वाली रिएक्शन को देखेंगे। फास्ट वाली रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख देंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू A कॉन्सेंट्रेशन, और जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो पावर बन जाता है A स्क्वायर अपॉन A2। ऐसे लिखते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्वेशन, राइट। हम लोग को A2 को आइसोलेट कर देंगे, A स्क्वायर को आइसोलेट कर देंगे, तो के इक्विलिब्रियम A2 आ गया। अब इस A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो रेट लॉ आ जाएगा के इक्विलिब्रियम A2 B2। आ गई हमारी इक्वेशन। हम लोग को पता चल गया कि इस वाले इक्वेशन, अब ये इक्वेशन यही है, सेम दोनों स्टेप मिलके यही इक्वेशन तो बना रहे थे हम लोगों ने, दोनों स्टेप से रेट लॉ निकाल लिया, तो हम लोग को इस लोग से कोरिलेट कर दिया। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1, तो ऑर्डर कितना आ गया ओवरऑल 2। समझ में आया? समझ में आया बेबी, समझ में आया। और कुछ करेंगे और समझ में आएगा, बट थोड़ा बहुत ऐसे क्लिक किया फॉर्मेट, राइट। चलो हमने ये पढ़ लिया। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो देखो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, हम लोगों को केमिकल रिएक्शन दी हुई है, ये केमिकल रिएक्शन आपकी आंखों के सामने दी हुई है, ये ठीक है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2, ये केमिकल रिएक्शन है। इसका रेट लॉ लिखोगे, रेट लॉ आएगा इसका KO3 की पावर x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग को ये चाहिए, हम लोग को 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, एक फास्ट एक स्लो। हम लोग स्लो वाले से क्या करेंगे, स्लो वाले से रेट लॉ डिराइव करेंगे, स्लो वाले से रेट लॉ डिराइव करेंगे। रेट लॉ डिराइव करो, रेट लॉ हो जाएगा के क्या क्या है O और O3, दोनों की पावर 1 1, स्टोइकियोमेट्री 1 1 है। ये हो गया रेट लॉ। हमारे को क्या चाहिए, O3 चाहिए, O3 चाहिए, O3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे O भी है, हम यहाँ पे O भी है, तो हम लोग O को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। O को हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, ओके। हम लोग को फास्ट स्टेप को उठाएंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देखो इक्विलिब्रियम का साइन है,
तो इसको हम लोग के इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखेंगे। के इक्विलिब्रियम आएगा O2 इंटू O अपॉन O3, O2 O अपॉन O3 ऐसे लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्वेशन। हम लोग को चाहिए कि हम लोग को O को आइसोलेट करना है, O को आइसोलेट करना है। तो O को आइसोलेट करने के लिए इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2 इज इक्वल टू O। ठीक है, अब यहाँ पे O की वैल्यू पुट कर दो। R आ जाएगा, रेट आ जाएगा के इक्विलिब्रियम O3 इंटू O3 2 आ गया डिवाइड बाय O2, तो आ गया के इक्विलिब्रियम। इन दोनों का भी इग्नोर कर दो, के इक्विलिब्रियम के ही मान लो इनको। ठीक है, O3 का स्क्वायर आ गया, O3 का स्क्वायर और O2 -1, तो O3 का आ गया स्क्वायर। तो क्या बन गई रेट लॉग एक्सप्रेशन? क्या बन गई रेट लॉग एक्सप्रेशन? क्या बन गई? R के O3 का स्क्वायर O2 -1। समझ में आया बेबी? इस तरह के इस वैरायटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? समझ में आया छोटू? समझ में आया बेबी ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ईजी है ना, बस एक कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना है हम लोग को। स्लो वाले से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेना है, फास्ट वाले से केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनानी है, और दोनों के वैल्यूज़ को इधर उधर करके और पुट करके हम लोग को इसके बराबर लेके आनी है। इसके बराबर रेट लॉ के हम लोग को वैल्यूज़ पुट करनी है, यही वाली इक्वेशन बनानी है रेट लॉ की, इधर उधर वैल्यूज़ करके, और फिर जो आएगा वो ऑर्डर हो जाएगा। समझ गया? समझ में आएगा बेबी? एक बार और सॉल्व करते हैं, प्रीटी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन है जिसका रेट लॉ का इक्वेशन बनेगा KO3 समथिंग। ठीक है, KO3 समथिंग। इस इक्वेशन के ये इक्वेशन दो स्टेप्स से मिलके बनी है। ठीक है, दो स्टेप्स से मिलके बनी है, एक फास्ट स्टेप एक स्लो स्टेप। हम लोग स्लो स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हम लोग इसका रेट लॉ लिख देंगे। स्लो स्टेप से रेट लॉ डेराइव करेंगे, R रेट इज इक्वल टू KO3। तो हमें एक O3 मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे O भी है, O को हम लोग को रिप्लेस करना है। हम लोग अब उठाएंगे फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप एज एन इक्विलिब्रियम। हम लोग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। राइट बेबी? हम लोग को O को आइसोलेट करना है, हम लोग को O को आइसोलेट करना है। O को आइसोलेट करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। तो के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2 इज इक्वल टू O। अब यहाँ पे O की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे O की वैल्यू पुट कर दो, तो रेट आ गया के। O की वैल्यू पुट करी तो के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2। तो ये दोनों मिलके मान लो, इनको के ही मान लो। के हो गया O3 का स्क्वायर और O2 पर आएगा O2 -1। ये आ गई इसकी रेट लॉ की इक्वेशन, के O3 स्क्वायर O2 -1। समझ में आया बेबी? समझ में आया छोटू? चलो, कंसिडर द रिएक्शन। यार आई वांट कि इसमें और तरह के क्वेश्चन आपसे कराएं यार। रुक जाओ, मैं उठाता हूँ कहीं और से, मेरे पास PDF भी नहीं है। ये वाला पॉज करना है, ये वाला जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा PYQ वाले क्वेश्चन सब कराऊंगा। अभी इतना तक कर लो। ये दो क्वेश्चन समझ में आया ना बेबी? ये दो क्वेश्चन समझ में आया ना बेबी? ये दो क्वेश्चन समझ में आया ना? तो बस इतने में रुक जाओ। ये स्टेप्स, ये क्वेश्चन सर ने फालतू करना है, ऐसे आते नहीं है, तो ये छोड़ो अभी। ये वाला द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये तो सही है, सही है। एलिमेंट्री रिएक्शन आर ओनली वन स्टेप रिएक्शन, सही है। तो ऑल ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट तो नहीं हो सकते सारे, और सारे दो, और इनकरेक्ट में ऑल ऑफ द अबव तो इनकरेक्ट है नहीं, तो इनकरेक्ट भी नहीं होगा। इसमें गलत क्या है? रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप, दैट इज रेट। गलत। रेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। राइट, हमने ये पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो ये गलत है। Which of the following statement for the order of the reaction is incorrect? Order of the reaction is always a whole number. galat. Order can be 0, can be negative, can be positive. This line is true for molecularity. Molecularity की spelling क्या होती है भाई? This reaction is true for
मॉलिक्यूलैरिटी जो भी स्पेलिंग होती है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग उस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। जब आप करोगे ना तो मुझे बताना, यहाँ पे पॉज करना है आपको और मुझे मैसेज करना है, और मेरे साथ ही करोगे आप। मैं अपने सामने बैठा कर लेक्चर कराऊंगा, तो मैं इस टाइम पे आपको बुक खुलवा के PYQ से क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे बेस्ड, ठीक है? चलो, मैंने एक दो क्वेश्चन निकाल लिए, हम जल्दी से वाले प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, उसके बाद हम PYQs वगैरह करेंगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। PYQ बाय द वे नीट टू राउंड 17 का क्वेश्चन है, ओके? ये वाला क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ठीक है, हम लोग को ये रिएक्शन दी हुई है, ओके? इसका रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट x2, हमें नहीं पता ऑर्डर, पता नहीं y2 का ऑर्डर पता नहीं, ठीक है? कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका हम लोग लिखेंगे रेट लॉ। हम लोग को ये इक्वेशन बनानी है इन तीनों के हेल्प से, ठीक है? अबे देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों करा रहा हूँ, ठीक है? कि इसका बनाया x और y2, ठीक है? y2 तो मिल गया हमें, y2 सेम है। यहाँ पे x है, x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x2 होना चाहिए, राइट? हमको x2 यहाँ पे लाना है। अब देखो, यहाँ पे दो फास्ट दी हुई है हम लोग को। अभी तक जितने हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए उसमें एक ही फास्ट दी हुई होती तो हम लोग डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाते थे और ऐसे करके निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को दो फास्ट की इक्वेशंस दी हुई हैं, तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा यूज़ करना है? हम लोग देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमें यहाँ पे है और कौन सा वेरिएबल हमें चाहिए। अगर हम ये वाला फास्ट देखें तो इसमें एक्स वाई है और इसमें वाई है और एक्स है। हमें वाई तो चाहिए ही नहीं, वाई तो चाहिए ही नहीं, एक्स तो भले ही हमारे पास है लेकिन वाई तो हमें चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे हम वाई पुट करके क्या करेंगे? हम लोग दूसरी देखते हैं। इसमें एक्स है और एक्स है, एक्स हमको चाहिए, एक्स हमारे पास है, हमको ही चाहिए, और x2 है, x2 ही हमको चाहिए। एक्स 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 है और एक्स है हमारे पास है, x2 है, हमें x2 चाहिए ही, राइट? तो दिस इक्वेशन इज़ गुड, दिस इक्वेशन इज़ मोर वैलिड टू फाइंड आउट द केमिकल इक्विलिब्रियम और द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यूज़, कौन से वेरिएबल्स किस में है जो हम लोग के रेट लॉ वाले इक्वेशन से मैच कर रहे हैं। उस इक्वेशन को हम लोग उठा लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वेशन के लिए, ओके? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो x का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पे एक्स दो है ना, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा x2। अब हमें x आइसोलेटेड चाहिए, x आइसोलेटेड चाहिए यहाँ के लिए, तो x को आइसोलेट करो, विच विल कम आउट टू बी के इक्विलिब्रियम x2 क्वांटिटी का अंडर रूट, ये आएगा। अब इसको यहाँ पुट कर दो, आ गया के x क्या आ गया? अंडर रूट के इक्विलिब्रियम x2 की पावर हाफ, राइट, एंड y2 1। इसको अब एक मान लो, तो रेट लॉ क्या आ गया? के x2 की पावर हाफ एंड y2 की पावर 1। दिस इज़ द रेट लॉ। इक्वेशन से मैच करके x2 भी आ गया, y2 भी आ गया, x2 भी आ गया, y2 आ गया। तो ऑर्डर क्या हो गया इस ओवरऑल रिएक्शन का? ऑर्डर क्या हो गया? हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5, सॉरी ये 1.5 थर्ड होगा आंसर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। समझ में आ गया बेबी इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो, ये करा दिया ना। अब मैं एक सेकंड इसको करता हूँ थोड़ा सा साइड, नहीं ये तो पूरा ही साइड हो रहा है, कोई नहीं छोड़ो। एक दिख ही रहा होगा आई थिंक आपको क्वेश्चन, ये वाला तो दिख ही रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप होमवर्क में खुद से सॉल्व करो, जल्दी से खुद सॉल्व करो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बेबी। और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। यार मैं, दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन, बहुत ईजी सा है बट न्यू है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को ये क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, हम लोग को इसका रेट लॉ निकालना है, ठीक है? तो रेट लॉ का इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू के ए एक्स बी, ठीक है? ये इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन हमको इन दोनों से इस इक्वेशन को ऑब्टेन करना है। स्लो कौन सा स्टेप है? ये वाला स्टेप है। इसका अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो के ए बी 1 अब देखो कि हमको फास्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका जो इक्वेशन है, इसका रेट लॉ इनके साथ वैलिड बैठ गया, ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, तो बस इतने में ही आंसर आ गया। समझ में आया? इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? इस रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया इसका? ये पावर 1, तो आंसर विल बी 2। बस इतना ही है, समझ में? ऐसे ही करने हैं ये वाले क्वेश्चन। नाउ अगला टॉपिक इज़, हम लोगों ने अभी पढ़ा
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा हमने, रेट लॉ पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा और रेट कांस्टेंट पढ़ा विच इज़ के, राइट, ये पढ़ा ना हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देखा। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है ये फिक्स होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो होती है वो होती है फिक्स, यही होती है, हमेशा यही होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हमेशा यही यूनिट होगी, या मोलर सेकेंड इनवर्स, हमेशा यही यूनिट होगी। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है विच इज़ के, रेट कांस्टेंट जो है विच इज़ के, उसकी यूनिट इज़ वेरिएबल, उसकी यूनिट इज़ वेरिएबल। इसकी यूनिट है वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या ऑर्डर 0 है या ऑर्डर 1 है रिएक्शन का, या ऑर्डर 2 है या ऑर्डर 3 है, इसके ऊपर n की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सारी यूनिट है तो हम लोग भी निकालेंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन है, जिसका मान लो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जो है 1 आया, तो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 आया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली देयर इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन जिसका ऑर्डर 0 आता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी इक्वेशंस। तो इनका मान लो इन सब का के की जो यूनिट है वो डिफरेंट होती है, तो इन के की यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है मोलर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, बस दिस इज़ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना हम लोग को, मोलर, मोलर 1 माइनस एन वेयर एन इज़ द ऑर्डर, एन इज़ द ऑर्डर एंड सेकेंड इनवर्स, बस। अब हम लोग इससे निकालेंगे, मान लो 0 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका के, उसकी के की कौन से वो क्या होगी, यूनिट क्या होगी, पुट करो, के की यूनिट होगी मोलर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स विच इज़ मोलर सेकेंड इनवर्स विच इज़ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की के की यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन की होती है। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर को देखें तो इसकी के की यूनिट क्या होगी, एम मोलर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो 1 माइनस 1 0, तो ये तो कट गया, तो आ गया के की यूनिट सेकेंड इनवर्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑर्डर को देखें, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए के की यूनिट क्या हो जाएगी, एम 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स विच इज़ एम माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल एम क्या होता है, मोलर क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। तो अब इसमें माइनस लग गया है तो ये इनकी जो चार्ज है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, तो मोल -1 हो जाएगा, और ये -1 -1 -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1, ठीक है। मोल इनवर्स लीटर हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स ये इसकी यूनिट हो जाएगी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया कैसे करना है। ऐसे अगर थर्ड का हो तो थर्ड की वैल्यूज पुट करते, समझ में आया, कुछ भी पूछ ले। तो बस ये हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर रेट कांस्टेंट यूनिट विच इज़ मोलर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया, समझ में आया, इजी पीजी। चलो एक क्वेश्चन देखें हम लोग, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द nth ऑर्डर, nth ऑर्डर, nth मतलब n की वैल्यू n ले लो, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट का, m1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसको एक्सपैंड कर दो, इसने मोल लीटर में लिया है, तो मोल 1 माइनस n l माइनस 1 इंटू 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स विच विल कम आउट टू बी मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1, बिकॉज माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। समझ में आया, इजी पीजी, नॉर्मल से कैलकुलेशन था, मोल 1 माइनस n लीटर n प्लस 1 सेकेंड इनवर्स, आंसर। ओके समझ में आया। चलो द रेट लॉ ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ इतना, ठीक है, रेट लॉ ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ इतना, ये रिएक्शन दी हुई है एंड इसका रेट लॉ का इक्वेशन हम लोग को दी हुई है, रेट लॉ की इक्वेशन हमें दी हुई है। इक्वेशन क्या है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, के NO2O2,
हम लोग को निकालनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट की निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, पहले हमको पता चाहिए ऑर्डर का। पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 2 + 1 3। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। तो अब के की यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, which is molar - 2 second inverse, which is mole -2 liter + 2 सेकेंड इनवर्स। ये आएगा आंसर। समझ में आया? बस कैलकुलेशन है नॉर्मल से, इजी पीजी कर लोगे। मोल -2 लीटर + 2 सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज इतना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग को फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। जब भी हम लोग को ऐसा रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हम लोग को ऑर्डर निकालना हो, तो हम लोग उसकी यूनिट को देखेंगे। यूनिट में देखो बेबी, सिर्फ टाइम है, सिर्फ टाइम, मोलर नहीं है। और मोलर कौन से वाले ऑर्डर में नहीं होता है, फर्स्ट में, राइट? याद करो, m1 - n s-1 होता है। यहाँ पे 1 होगा तभी तो ये कैंसिल होगा। अगर 0 होगा या 2 होगा तो कुछ ना कुछ मोलर की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर 1 आ गया, n1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये तो m तो 0 हो जाएगा, बचे 0, तो बचा बस सर टाइम। तो सिर्फ टाइम अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट में है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है, हेंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। समझ में आया? इजी पीजी, इजी पीजी क्वेश्चन। आगे चले, देखो इसको इरेज करता हूँ, इसको ऊपर करूँगा। क्वेश्चन देखो, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोजेज एज फॉलोज। इक्वेशन इज दिस, N2O5 gives 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, इसको अगर हम रेट लॉस के टर्म में लिखें तो क्या होगा, R = K N2O5, राइट? ये इसका रेट लॉ होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू वन थिंग ना हम लोगों ने पहले पढ़ा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नो, पता है हम लोगों को, राइट? पता है, तो ये भी लिख लेते हैं, -d(N2O5)/dt इज इक्वल टू dNO2/dt/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट dO2/dt/½ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये भी है, ठीक है। हमारे पास इतने, इस इक्वेशन से हम इतने इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। हम लोग को ये रिलेशंस दिए हुए हैं, ये हम लोगों को इन सब के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है। हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है -d(N2O5)/dt इज इक्वल टू दिया हुआ है K-N2O5। ठीक है, ये दिया हुआ है N2O5। -d(N2O5) किसके इक्वल है, -d(N2O5) इसके इक्वल है, राइट? कॉमनली तो इसकी जगह हम ये लिखते हैं K(N2O5) इज इक्वल टू K-N2O5। कट कट, तो K' आ गया इज इक्वल टू K। ठीक है, दूसरा उठाते हैं, N2O2 को उठाते हैं। N2O2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, NO2/dt इज इक्वल टू K'(N2O5), ये दिया हुआ है K'। N2O5 किसके इक्वल है, ये जो इतना सा इक्वेशन अगर हम देखें तो ये इक्वेशन कितने के इक्वल होगा, H2 को इधर भेज देंगे, H2 को इधर भेज देंगे तो इक्वल होगा 2K(N2O5), इसका इक्वल होगा, राइट? मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। कट कट, तो K'' आ गया 2K के इक्वल, राइट? सिमिलरली K अगर हम O2 का देखें, dO2/dt इज इक्वल टू K', किससे इक्वल है, N2O2।
N2O5। अपन का नॉर्मल O2 कितने के इक्वल है, हाफ उधर चला जाएगा, नॉर्मल हाफ कितने का इक्वल है, K/2 N2O5 इज इक्वल टू K डैश 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 N2O5। तो K डैश 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 आ गया K/2 के इक्वल। ठीक है, अब हमको इनके रिलेशन निकाल देने हैं। सबका K के अकेला कर दो, तो K इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, K इज इक्वल टू K डैश है एक, K इज इक्वल टू क्या है, K डैश डैश अपॉन 2, और K इज इक्वल टू क्या है 2K डैश डैश डैश। ये इन तीनों का रिलेशन हो गया। अब ऑप्शन देखो, K डैश इज इक्वल टू K डैश डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 2K क्यूब। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन समझ में आया बेबी, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, पक्का पक्का समझ में आया। एक और ऐसा ही क्वेश्चन होगा, राइट, एक और ऐसा क्वेश्चन, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और ऐसा क्वेश्चन है, तो हम लोग ये वाला भी सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको कहाँ सॉल्व करें, इसको कहाँ सॉल्व करें, रुको इतने में करते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, हम लोगों को दी हुई है ये इक्वेशन, हम लोगों को अब इन इक्वेशन ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसका रेट निकाला हुआ है BR- का, उसको किसी से इक्वल किया है, BrO3 का रेट निकाला उसको किसी से इक्वल किया है, और BR2 का रेट निकाला उसको किसी से इक्वल किया है, बराबर BR- का, ऐसे सबका रेट निकाला किसी से इक्वल किया, ठीक है। आई थिंक इसने कुछ गलत लिख दिया, BR2 तो है ही नहीं, अच्छा हाँ सही तो है, सॉरी सही, ठीक है। हम लोग अब अगेन इस इक्वेशन BR- को देखें, तो BR- नॉर्मली रेट एंड चेंज इन BR- क्या होगा, अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री विल बी इक्वल टू rate constant which is K and this देखो बहुत ही नॉर्मली, रुको जाओ बहुत ही नॉर्मली करते हैं हम इसको। ये रिएक्शन दी हुई है हमें, इसके और इन सब के हम लोगों को रेट निकाल के उनको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इक्वेट किया होगा, ठीक है। हम लोगों को इन वैल्यूज़ के बीच में K1 K2 K2 K1 K2 K2 के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है, ठीक है, रिलेशन निकालना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लोग इक्वेशन लिखे अगर, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इसका इक्वेशन लिखा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ BR- अपॉन 5 dt स्टोइकियोमेट्री, और BR3 का निकले माइनस आएगा उसकी, माइनस D BrO3- अपॉन dt एज इक्वल टू BR2 D BR2 अपॉन dt बाई 3, राइट। अब इतने की माइनस इतने की कितनी वैल्यू दी हुई है, इतने की कितनी वैल्यू दी है, इतनी सॉरी, इतने की कितनी वैल्यू दी हुई है, इतनी, तो एक की वैल्यूज पुट करें, BR- dt की वैल्यू कितनी है, K1 BR- अपॉन 5, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी, K2 BR-, इसकी वैल्यू इतनी की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतनी, K इज इक्वल टू K3 अपॉन 3 BR-, है ना, BR कट गया, तो K1 अपॉन 5 इज इक्वल टू K2 अपॉन कुछ नहीं K3 अपॉन 3। LCM ले लो, तो मतलब LCM क्या ही लोगे, बट ऐसे इक्वेट ही कर लो, ये मतलब ये रिलेशन आ गया है इनका, समझ में आया ना बेबी। जब तो आप खुद से पेन उठा के सॉल्व करोगे समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से पेन उठा के दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे इक्वेट करना है, नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, हम लोग को वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनकी जगह उनका वैल्यूज़ लगती नहीं है और इक्वेट हो जाएगा। ओके, समझ में ऐसे रिलेशन तो आ गया, लेकिन ऐसे रिलेशन हम लोग कुछ दिया नहीं हुआ, तो इंडिविजुअली देख लो। K1 अपॉन 5 इज इक्वल टू K2 है, तो K1 इज इक्वल टू क्या है 5K2, K1 इज इक्वल टू 5K2, ये सही है। K1 इज इक्वल टू 5K2 ये गलत है, K1 इज इक्वल टू 5K1 इक्वल टू गलत है, K1 इक्वल टू 5 गलत है, पहला वाले सही है। समझ में आया, इजी पेजी क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। ये दो क्वेश्चन समझ में आए, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, राइट, हम लोग को रिलेशन निकालना था, समझ में आया जो तो ओके।
नहीं समझ में आया तो मुझे डाउट पूछ लेना, ओके, मैं फिर से समझा दूंगा ये क्वेश्चन, ओके। चलो अब हम चलते हैं लॉस में, इंटीग्रेटेड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। मेजॉरिटी क्वेश्चन इससे यहीं से यहाँ से सबसे इसके बाद जितना भी पार्ट आएगा ना चैप्टर का, मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ओके। यहाँ से बहुत सीरियसली पढ़ना है। चलो।